अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम अपने कोर्स सेक्शन रिगार्ड करने जा रहे हैं और ये फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री से नहीं है, एक्चुअली बेसिक ऑफ केमिस्ट्री है, लेकिन ये हमारे कोर्स से रिलेटेड है। आज हम अपने फर्स्ट ईयर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा स्टूडेंट वो है स्टाइचियोमेट्री। ये स्टूडेंट स्टाइचियोमेट्री। तो स्टूडेंट स्टाइचियोमेट्री क्या है, इसको डिफाइन करते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। कि भाई कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम वो मेथड्स, वो टेक्निक्स, वो तरीके पढ़ते हैं, वो टूल्स पढ़ते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या करते हैं स्टूडेंट, फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। की किसी भी केमिकल प्रोसेस का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसको क्या कहते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो स्टाइचियोमेट्री वो साइंस है जो डील करती है किस चीज से, मेजरिंग ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार मालूम करना। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये स्टाइचियोमेट्री है। एक्चुअली इस वर्ड में जरा बात करते हैं स्टूडेंट कि स्टाइचियोमेट्री का क्या मतलब है। ये दो लफ्जों का मजमूआ है स्टूडेंट, एक है स्टाइचियन, एक है स्टूडेंट स्टाइचियन जिसकी मीनिंग क्या है, जिसकी मीनिंग है एलिमेंट। जिसकी मीनिंग क्या है जी, एलिमेंट। स्टाइचियन की मीनिंग है एलिमेंट। और स्टूडेंट जो अगला लफ्ज जिससे मिलके बना है वो क्या है जी, मेट्रॉन है। मेट्रॉन स्टाइचियोमेट्री टू वर्ड से मिलके बना है। एक है क्या स्टाइचियन जिसकी मीनिंग क्या है, एलिमेंट, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा मेट्रॉन जिसके मीनिंग है मेजर। जिसकी मीनिंग क्या है, मेजर। तो स्टूडेंट स्टाइचियोमेट्री वो टेक्निक्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। वो सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में आती है, दैट इज व्हाट स्टूडेंट स्टाइचियोमेट्री। वो कौन सी है, स्टाइचियोमेट्री है। अब बात करें स्टाइचियोमेट्रिक अमाउंट पे। स्टाइचियोमेट्रिक अमाउंट क्या है? स्टाइचियोमेट्रिक अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन रादर, कि वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो कि किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको स्टाइचियोमेट्रिक अमाउंट कहते हैं। स्टूडेंट स्टाइचियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्टेंट्स भी आते हैं, प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो कि मौजूद होते हैं किस चीज में, मौजूद होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। स्टूडेंट अब कुछ स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन हम चूंकि हम इस सारे के सारे चैप्टर में करेंगे, कभी रिएक्शंस को मेजर करेंगे, कभी जो है ना किस चीज को डिटरमिन करेंगे, प्रोडक्ट को डिटरमिन करेंगे। तो सारी की सारी हमारी क्या कहें जी, कैलकुलेशंस हैं। तो स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट तीन बेसिक शर्त हैं। उनमें क्या है, उनमें सबसे जो पहला शर्त है स्टूडेंट, अगर हम उस पर बात करें कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट। रिएक्शन मस्ट बी कंप्लीट कि रिएक्शन को क्या होना चाहिए, वेल कंप्लीटेड होना चाहिए, रिएक्शन कंप्लीट होना चाहिए, जो कि जितना भी रिएक्टेंट्स है वो सारे के सारे के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने चाहिए। रिएक्शन कंप्लीशन स्टूडेंट ये क्या है, ये पहली शर्त है। जो दूसरी शर्त है कि नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस। नो साइड रिएक्शन टेक्स प्लेस कि क्या कि केमिकल प्रोसेस होते हुए उसका कोई साइड रिएक्टेंट्स या क्या कहते हैं कोई साइड का प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट उसमें ना बने। अमूमन स्टूडेंट रिएक्शन ऐसे होते हैं इसमें ए और बी लेट आपस में मिल रहे हैं, इन्होंने प्रोडक्ट बनाना है क्या, C+D। तो अमूमन ये होता है कि इधर साइड रिएक्शन से बीच में जो ना कोई प्रोडक्ट ई भी बन रहा होता है। तो साइड रिएक्शन जो ना वो नहीं होना चाहिए, साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। साइड क्या
कि ए और बी लेट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं, उनको प्रोडक्ट सी एंड डी बनाना है। लेकिन सम टाइम क्या होता है स्टूडेंट कि ये बाई प्रोडक्ट साथ में कोई ई या कोई और इस तरह का क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना देते हैं। तो साइड रिएक्शन स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री में हम कंसर्न होते हैं दो चीजों से, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट ये आगे इसकी दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में हमने बात की रिएक्शन कंप्लीशन, दूसरी जो कंडीशन थी उसमें हमने बात की किस चीज के ऊपर, उसमें हमने बात की कि नो बाई प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है कि भाई कि कोई किसी बाई प्रोडक्ट का नहीं बनना चाहिए, साइड रिएक्शन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट तीसरी जो कंडीशन है वो है कि मस्ट यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि क्या करें स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए स्टूडेंट आप क्या करें, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करें। तो स्टूडेंट ये तीनों की तीनों क्या है, ये बेसिक कंडीशंस है फॉर व्हाट इज स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री के तीन बेसिक जो है ये कंडीशंस है। अगर हम इससे आगे बात करें स्टूडेंट, इससे जो अगली चीज है स्टोइचियोमेट्री के हवाले से, तो जरा उससे पहले, उसकी एक्सप्लेनेशन से पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे बात करते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि द इक्वेशन इज सेड टू बी बैलेंस्ड। एक इक्वेशन को उस टाइम बैलेंस कहा जाएगा व्हेन इट्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जब उसके अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स है, उसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ मास लें, इन टर्म्स ऑफ क्या लें, मोल लें, जिसमें भी आप लें, मस्ट बी दैट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मस्ट बी दैट ऑफ व्हाट प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहां पे हम दो चीजों को सामने रखते हैं। स्टोइचियोमेट्री में जो भी हम इक्वेशन यूज करते हैं उसको दो लॉ ओबे करने चाहिए स्टूडेंट। क्या करनी चाहिए, उसको दो लॉस जो है वो ओबे करने चाहिए। वो लॉस कौन से हैं उन पे जरा बात करते हैं। उनमें जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह स्टूडेंट जो दूसरा लॉ यहां पे ओबे होना चाहिए दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट इन दो लॉस पे बात करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होना चाहिए, ओबे होना चाहिए, और क्या होना चाहिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ना वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ओबे होना चाहिए। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखता हूं। क्या मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि कार्बन है वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बनाते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो इसमें जो अमाउंट रिएक्टेंट्स की है क्या वो अमाउंट क्या है प्रोडक्ट्स के इक्वल है। अगर इक्वल है तो ये रिएक्शन क्या है, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। वरना वैसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन, एक कार्बन, यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, बैलेंस केमिकल है। अब बैलेंस्ड है तो अब क्या, अब बाय मास आप चेक करें, कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का क्या होता है स्टूडेंट 16 होता है, दो ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट्स में क्या है, कार्बन का क्या 12 इंटू क्या होता है प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो क्या स्टूडेंट ये हो जाएगा कितना कि 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44, और इधर 12 प्लस 32 तो इधर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 44 हो जाएगा। तो क्या अब ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें बनती है, तो ये कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और स्टोइचियोमेट्री में हम इस तरह के क्या करेंगे, इस तरह के क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इक्वेशन को यूज करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बात चल रही थी, मास 44 ग्राम इधर है,
44 ग्राम इधर है, मास क्या रहा है स्टूडेंट, मास कंजर्व रहा है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या स्टूडेंट स्टेटमेंट है कि द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि मास को ना तो फना किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है। तो यही बात है स्टूडेंट कि 44 ग्राम दोनों साइडों पे जो अमाउंट है स्टूडेंट वो क्या है, वो कांस्टेंट है। स्टूडेंट जो दूसरा लॉ है, दूसरे लॉ की अगर बात करें, यहां पे आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टर इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो दूसरा लॉ स्टूडेंट वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर उस पे बात करें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि द एलिमेंटल कंपोजिशन, क्या कि एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। वो क्या होती है, रिमेन्स अ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। कि किसी भी सब्सटेंस की जो एलिमेंटल कंपोजिशन होती है उसकी जो डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है उन एटम्स की, उन एलिमेंट्स की उस सब्सटेंस के अंदर, वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स। कि इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आप उसको कहां से भी ले। या स्टूडेंट आप इसको यू भी जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन आप इसको कर सकते हैं कि a pure substance always contains the same element. A pure substance always contain the same elements in same proportion regardless of its source. कि एक जो प्योर सब्सटेंस होता है, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसके अंदर क्या हो कि जितने भी एलिमेंट हो जो उनकी रेशो हो वो हमेशा क्या रहेगी स्टूडेंट, वो कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। यहां तक कि उसको किसी भी सोर्स से हासिल किया जाए, सोर्स पे वो क्या स्टूडेंट डिपेंडेंट नहीं है। एक वेल नोन एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको देता हूं, क्या है, वाटर है हमारे पास, वाटर को हम मुख्तलिफ सोर्सेज से लेते हैं, लेट्स स्टूडेंट सबसे पहले मैं कहता हूं कि आप एक कुएं से पानी ले, वेल। दूसरी बात मैं कहता हूं आप क्या लीजिए, आप बारिश का पानी ले, रेन वाटर आप ले लें। तीसरा मैं आपको कहता हूं आप क्या करें स्टूडेंट, आप डिस्टिल वाटर ले लें, या डिस्टिल के बजाय आप क्या करें, किसी रिवर से आप पानी ले लें। देखें डिफरेंट सोर्स है जहां से आपने पानी लिया है, लेकिन आप जिधर से भी पानी लेंगे स्टूडेंट उनमें क्या होगा, उनमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। और किस रेशो में होगा स्टूडेंट, 1:2:1 में होगा, 2:1, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। वाटर के हर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में इन दो लॉस को क्या किया जाता है, देखा जाता है। तो अब स्टूडेंट इसी कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं, एग्जांपल्स पे इसकी बात करते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल से पहले मैं आपको ये वाटर वाली जो एग्जांपल है इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट। मजीद मैं इसको एक्सप्लेन कुछ यूं करता हूं कि लेटर मैं क्या लेता हूं, मैं वाटर लेता हूं, मुख्तलिफ सोर्सेज से मैं लेता हूं स्टूडेंट। ये इनकी एटॉमिक रेशियो मैंने आपको बताई, एलिमेंटल रेशियो मैंने आपको बताई कि 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट, बताइएगा, वाटर बनाते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी किस चीज पे बात करें, परसेंटेज पे अगर बात करें, अगर आप वाटर को आप किसी भी सोर्स से लेंगे, किसी भी क्या करेंगे आप सोर्स से अगर आप लेंगे, अगर आप कुएं से लेंगे, फिर भी अगर आप क्या स्टूडेंट, अगर आप इसको किसी कुएं से लेंगे, वेल आप किसी कुएं से लें, आप इसको रिवर से लें, आप क्या करें स्टूडेंट, आप किसी समंदर से इसको लें, सी से लें, या आप रेन वाटर लें। अगर बाय परसेंटेज देखा जाए तो वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर अगर बात की जाए 89% के स्टूडेंट ऑक्सीजन है, 89% के वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर के ऑक्सीजन है, और जो रिमेनिंग 11% है वो क्या स्टूडेंट, वो हाइड्रोजन है। अगर आप पानी को कहीं से भी अगर आप लेना चाहें, कुएं से लें, समंदर से लें, दरिया से लें, क्या करें, बारिश का पानी लें, जिधर से भी आप लेंगे, अगर उसकी परसेंटेज कंपोजिशन की बात की जाए
तो उसमें 89% ऑक्सीजन और 11% क्या होगा स्टूडेंट, हाइड्रोजन होगा। तो स्टूडेंट अब कुछ बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टोइशियोमेट्री पे, स्टोइशियोमेट्री पे कुछ बात करते हैं। मैंने कहा कि कंसिडर के जो क्या है, जो स्टोइशियोमेट्री है उसमें हम दो लॉज को बेसिक समझते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों बातें लेट्स स्टूडेंट मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखता हूं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर। स्टूडेंट जरा इस रिएक्शन को देख लेते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या ये इन दोनों को ओबे कर रहा है या फिर नहीं। तो स्टूडेंट अगर इस रिएक्शन को देखा जाए, हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो दो कितने 32 ग्राम। अगर आप देखें तो कुल मिला के 34 ग्राम बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स 34 ग्राम। लेकिन अगर आप ऑन द अदर एंड देखें क्या स्टूडेंट, क्या वाटर है 2 ग्राम हाइड्रोजन प्लस क्या एक ऑक्सीजन, तो एक क्या होते 16 होते हैं, तो क्या 18। आप देखें स्टूडेंट अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के स्टूडेंट बराबर नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन। लिहाजा ये एक स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्या नहीं कर रहा स्टूडेंट, ओबे नहीं कर रहा। अब स्टूडेंट क्योंकि क्यों ओबे नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं ओबे कर रहा। अब अगर आप देखें कि यहां पे जो रिएक्टेंट्स हैं वो 34 ग्राम रिएक्टेंट्स आपस में मिले, प्रोडक्ट आपको क्या मिला है, आपको 18 ग्राम मिला है, तो इसलिए ये इसको ओबे नहीं कर रहा। अब इससे आगे अगर आप देखें कहते हैं कि करेक्ट रेशियो की अगर आप बात करें बाय मास अगर हम वाटर की करेक्ट रेशियो की बात करें, चूंकि वाटर हमारे पास क्या है H2O है, तो हाइड्रोजन के कितने ग्राम है 2 रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन पहले कर लें बाय मास, तो ये कितने 2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितने 16 ग्राम है। अब अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 हो जाएगा, रेशो क्या 8। अगर बात की जाए तो वाटर की सिंपलेस्ट रेशो क्या है 1:8 है, तो 1:8 है। हाउएवर द इक्वेशन डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे आपके पास मास ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, प्रोडक्ट में आपको कम मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि मास कहीं ना कहीं पे जाके फना हुआ है, जो कि होता नहीं है, लिहाजा ये वायलेट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। एक और एग्जांपल में स्टूडेंट बात कर देते हैं, इसी से रिलेटेड है कि लेट हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये भी रिएक्शन है जिसमें हमारे पास बनता है क्या H2 plus O2 gives us H2O2। आप कहते हैं कि नाउ द ये जो केमिकल इक्वेशन है ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करते हैं। कैसे ओबे करते हैं, 2 ग्राम प्लस क्या 32 ग्राम, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 34 ग्राम। अगर इधर आप देखें 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन क्या 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन के 16, तो ऑक्सीजन कितने 2, ठीक है 2 प्लस 32 ये स्टूडेंट 34 ग्राम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये ओबे नहीं कर रहा, ये ओबे नहीं कर रहा। किसको ओबे नहीं कर रहा स्टूडेंट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे नहीं कर रहा, जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है कि वाटर अगर तो उसमें बाय अगर मास का बात करें तो 1:8 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें H2O2 आपको मिला है, H2O2 में आपको मिला है कि 2 ग्राम, या इसको आप यूं समझ लें कि H2O2 है आपके पास, H2O2 है, तो क्या हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने आपके पास स्टूडेंट 2 है, तो उसको क्या करें आप 2 ग्राम करें रेशो, क्या ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, एक ऑक्सीजन 16, तो 2 ऑक्सीजन 32, 32 ग्राम करें। तो अब इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये क्या 1 आ जाएगा, 1:16। तो स्टूडेंट ये करेक्ट कंपोजिशन नहीं है वाटर की बाय मास वाटर की करेक्ट कंपोजिशन क्या है, डेफिनेट जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स की वो क्या है, वो 1:8 है, 1:16 नहीं है। तो लिहाजा ये भी क्या है, ये एक स्टोइशियोमेट्रिक इक्वेशन नहीं है।
अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। एक और एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जांपल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले मैंने आपके सामने ये चीज लिखी कि ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। फिर मैंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रहा। फिर मैंने आपके सामने ये रिएक्शन लिखी H2 + O2 gives us H2O2। मैंने कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है, दोनों साइडों पे मास बराबर है, लेकिन ओबे नहीं कर रहा है किसको, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को, इस चीज को ओबे नहीं कर रहा। और फिर अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लिखता हूं, वो भी क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है कि H2 + O2 gives us क्या, वाटर। ठीक है, ये चीज आपको देता है। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्री में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसकी ये गलती यहाँ पे पकड़ सकते हैं कि क्या कि जो रिएक्शन है वो क्या, वो बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये मसला आ रहा है। किसी भी कोई भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो इन दो लॉस को वायलेट कर ही नहीं सकता। वो ना लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को वायलेट कर सकते हैं और ना ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वो क्या कर सकते हैं, वायलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते कभी भी। अगर आप इसको बैलेंस करें तो दो हाइड्रोजन, अब क्या, एक ऑक्सीजन, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, दो, तो इधर आप 2 लगा लें, 2। अब क्या बना स्टूडेंट, अब बना कितने हाइड्रोजन हो गए, 4, और 2 कितने के ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो इधर बराबर है, तो 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या, 2 हाइड्रोजन मौजूद है, तो 2 कर लो, तो 2 2 4। अब क्या बना, अब आप इस रिएक्शन को देखें। अगर इस रिएक्शन को आप देखें स्टूडेंट, आप 2 ग्राम क्या है हाइड्रोजन, प्लस क्या है, एक ऑक्सीजन के 16 होते हैं, कितने, 2। रिएक्टेंट साइड पे देखें क्या स्टूडेंट, 2 को अपनी जगह पे ही छोड़ें, अंदर के 2 ग्राम ऑफ क्या है, ये हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस एक ऑक्सीजन के क्या होते हैं, 16। तो क्या करें, अब देखें इधर 2 ग्राम प्लस कितना, 30। अगर आप इसको देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये बल्कि 2 ग्राम नहीं होगा, ये 4 ग्राम होगा। ये 4 ग्राम इसलिए होगा क्योंकि 2 ग्राम तो क्या हाइड्रोजन का, लेकिन कितने हाइड्रोजन है पीछे, 2 मोल है, तो लिहाजा ये 4 ग्राम होगा, क्या 4 ग्राम होगा। अब इसको आप ऐड करें तो ये हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा, 36 ग्राम। और फिर अगर आप इसको देखें इधर, क्या 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 16 + 2 18। तो ये क्या, ये भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 36 ग्राम हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बात नोट की कि रिएक्टेंट्स भी 36 ग्राम है, प्रोडक्ट भी 36 ग्राम है। इसका मतलब है कि द गिवन रिएक्शन ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात रह गई किस चीज की स्टूडेंट, बात रह गई किस चीज की, प्रोडक्ट की रह गई कि जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है, क्या वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ओबे करते हैं या नहीं। तो देखें प्रोडक्ट आपके पास क्या, वाटर है, तो वाटर के देखें हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन, तो कितने हाइड्रोजन है, आप एलिमेंटल हर एतबार से आप देख सकते हैं। क्या, मैं पहले एटॉमिक रेशो लेता हूं, 2 और 1, तो 2:1। हम कहते हैं कि वाटर में जो एलिमेंटल रेशो है, जो एटॉमिक रेशो है, वो क्या 2:1 है। ये बात तो प्रूव हो गई। फिर मैं कहता हूं अगर आप परसेंटेज की बात करें, जाहिर सी बात, जब एटॉमिक रेशो सेम है तो परसेंटेज रेशो भी क्या होगी स्टूडेंट, 11:89 होगी। ये किस चीज की बात आ गई है कि भाई जो ऑक्सीजन है आपके पास वाटर के अंदर वो कितना होगा, 89% होगा। जो हाइड्रोजन है वो कितना होगा, वो होगा स्टूडेंट 11%। ये बात भी प्रूव हो गई। अब तीसरी बात मैंने उसको प्रूव करना है किस चीज के थ्रू, इसको मैंने प्रूव करना है, इसको मैं इस टाइम प्रूव करूंगा। ये इसके आगे कौन सी रेशो, अब मैं इसको बाय मास रेशो मैं इसको प्रूव करूंगा। बाय मास रेशो अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं, बाय मास रेशो, अगर आप इसको यहाँ पे मैंने चूंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन प्रोडक्ट में चूंकि कितने बने, 2 बने, ठीक है, 2H2O बने। तो इस चीज को फिर जरा देखें हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। अब आप देखें एटॉमिक रेशो की बात करते हैं। एटॉमिक रेशो 2 दूनी 4, कितने, 4 हाइड्रोजन है। आखिर में वही सिंपल चीज है ये जो अभी मैंने डिराइव की थी, लेकिन थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 4 ऑक्सीजन कितने, 2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या 2:1। तो वाटर में क्या होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या होती है, 2:1 ही होती है ना। अब आप इसको क्या दें, बाय मास देखें
बाय मास अगर आप देखें कि स्टूडेंट आपके पास वाटर बने कितना बने 2 मोल बनाए तो हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या देखें आप स्टूडेंट कि एक हाइड्रोजन क्या होता है 1 ग्राम होता है, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ग्राम इसका आ गया, तो पीछे क्या लिखा 2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या 4 ग्राम के स्टूडेंट बताइएगा 4 ग्राम हाइड्रोजन है। अब ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन होता है कितना 16, तो 2 है तो कितने हो जाएंगे 32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा कितना 2 इंटू क्या 16, मजीद सिंप्लीफाई करें तो 1:8। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाटर के अंदर जो बायोमास रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो क्या है 1:8 है। तो अब स्टूडेंट ये जो है ना वो स्टूडेंट ये जो है ना अब वो रिएक्शन है जो कि ये वाली जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ओबे करता है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को भी जो है ना क्या करता है स्टूडेंट ओबे करता है। अब स्टूडेंट यहां पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि स्टोइचियोमेट्री में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी यूज बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज इन अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। We use balanced chemical equation, number 1 वो law of conservation of mass को obey करते हैं, रिएक्शन और प्रोडक्ट्स की मिकदार उसमें दोनों साइड पे सेम होती है। दूसरी बात जो स्टूडेंट के स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट जो होता है किसी भी स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर वो क्या होता है स्टूडेंट, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ साथ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के भी ओबे करता है। दूसरी बात आ गई जो इससे भी अगर बात करें स्टूडेंट कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जहां तक यूज करने की बात है, तो इन दो लॉस को ओबे करने की बिना पे हम क्या करते हैं, हम स्टोइचियोमेट्री के अंदर बैलेंस केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी जो है ना सजेस्ट करें, चैनल लाइक करें, इसे शेयर करें और स्टूडेंट अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो और क्या आपने नया सीखा। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू व्हाट स्टूडेंट स्टोइचियोमेट्री, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो कि शॉर्ट से था। इंशाल्लाह रेगुलर सेशन इस पे आते रहेंगे। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।